गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान मनीज़ मोइन और इस्लामाबाद से हरमीत सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी इस वक्त कुछ सोए सोए लग रहे हैं, क्योंकि उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए और उसे जगा के रखने के लिए मैं वहाँ नहीं बैठी हुई, मैं यहाँ मुझे कम से कम जगह है। और हरमीत क्या बात है भाई, लाल पगड़ी में बहुत ही अच्छे लग रहे हो आप। जी थैंक यू सो मच जी। गुड मॉर्निंग रूम साहब, आप दोनों अच्छे लग रहे हो आज, रियली अच्छे लग रहे हो। लेकिन मैचिंग कर लिया, थोड़ी बहुत मैचिंग मेरे साथ करके आएगा तो फिर और मजा आएगा। मजा तो वैसे भी बहुत आ रहा है। जाती सर्दी को लगता है एक दफा फिर ब्रेक लग गई है। धुंध का समा है और बाहर रास्ते दिखाई नहीं दे रहे। इतनी मुश्किल से हम ऑफिस पहुंचे, लेकिन शुक्र है कि पहुंच गए हैं हम दोनों। हाँ, और बड़ी मुश्किल से पहुंचे। और लाहौर की, अच्छा, लाहौर में फिर से धुंध, मतलब अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद में धुंध ना होने के बराबर है। मौसम बड़ा कमाल का है आज। इतनी थिक फॉग है कि जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल हो गया है, जहाज नहीं चल रहे और मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। वो लोग जिन्हों की फ्लाइट्स हैं, जिन्होंने बुकिंग्स करवाई हुई हैं, अब मुझे लगता है कि एक नया शेड्यूल जारी हो सकता है, जिसके बाद उन्हें पता चलेगा कि अब अपनी डेस्टिनेशन पे कितने बजे दोबारा रवाना हो सकते हैं, क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा है। अच्छा हरमीत, आपने एक दो दिन पहले भी एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें कि लाहौर को ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी कहा गया है, सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी लाहौर को, दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड। बिल्कुल हाँ। और इस पर हम ये देखें कि अभी जो बाहर दुनिया का, बिल्कुल दुनिया का, अभी जो बाहर फॉग है, मे बी दैट स्मॉग, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी फैल रही हैं। वैसे तो इतनी ज़्यादा बीमारियां ऑलरेडी हैं, मलेरिया और जो सर्दी, नज़ला, जुकाम, सांस लेने की जो तकलीफ है ना, बहुत कुछ है। वैसे मुनीज़ेंद्र रऊफ साहब, सबसे बड़ी गलती तो मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ हम हुकूमत पे डाल लेते हैं, खुद हम अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते कि भाई ये जो चीज़ मैं कचरा फेंक रहा हूँ या जो मैं ट्रीज़ के हवाले से पौधे लगाने की बात की जाती है। अब आपने देखा होगा कई ममालिक में जब एक बेबी पैदा होता है तो वहाँ पे एक ट्री को लगाया जाए, पौधा लगाया जाता है और उसकी बाकायदा केयर की जाती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह माहौल है, जिस तरह हालात है, हालांकि खान साहब ने, इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में कई सारे दरख्त लगाए गए जिससे काफी असर पड़ा, लेकिन अब जरूरत है कि पंजाब और इन इलाकों की तरफ भी काम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दरख्त से ही, क्योंकि जाहिर बात है कि वही चीज़ है कि काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। और बाकी अगर हम देखें तो दिन ब दिन, क्योंकि एक तो आबादी बढ़ रही है, आबादी पर भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें तो 6ठे नंबर पे हम पहुँच गए सर, देखें तो 5वें नंबर पे भी आहिस्ता आहिस्ता पहुँच जाएंगे। और ये इंडोनेशिया के बाद हम दूसरा ये भाई हम तीन लोग जो यहाँ बैठे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो ये पोल्यूशन में इसका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। हम तीन लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम तो कह सकते हैं कि अभी हमने आबादी पे कंट्रोल किया है। एक बच्चा और मेरा भी एक ही बच्चा, और तुम तो अभी पैदा करोगे। बस रऊफ साहब आप अपनी बात करें। मैं तो कह रहा हूँ आप सिर्फ अपनी बात करें। एक हाँ, लेकिन इसको गांव के देहात के सतह पर रऊफ साहब, शहरों में तो चलो हम देखते हैं कि कुछ न कुछ लोग, चाहे कुछ शऊर तो है, थोड़ा बहुत है अगर मैं बात करूं, लेकिन देहात में 12-12 बच्चे मैंने कहीं देखे। तो एक बंदे ने 16 बच्चे थे, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो यार? कहते नहीं इसमें फायदा है, मुल्क को खुश। अच्छा, एक वीडियो भी मैंने अब शेयर की थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, उसमें तकरीबन कोई 66 बेबीज थे कि पता नहीं कितने थे। वो कह रहा था कि ये खुशहाल पाकिस्तान में अहम किरदार ये बच्चे अदा कर सकते हैं। वो एक आदमी का है ना मशहूर एक जोक सा भी है कि सुबह उठ के बीवी को कह रहा था कि जिस बच्चे को मार मार के तुम सुलाने की कोशिश कर रही थी और वो रो रहा था, तुम्हें पता ही नहीं चला वो हमसायों का था, हमारा नहीं था। इतने बच्चे होते हैं कि पता ही नहीं चलता हमारे कितने हैं और दूसरों के कितने हैं। हम कहीं और से कहीं और निकल गए हैं। मैं वापस आपको लेकर आती हूँ। अब मामला ये है, फॉग इतनी ज़्यादा है, सफ़र अगर किया जाए तो एहतियात के साथ किया जाए। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि हादसात से बचा जा सके। मोटरवे की अगर बात करें तो मोटरवे को भी आमदोरफ्त के लिए फ़िलहाल रोका है कुछ वक्त के लिए। जब फॉग थोड़ी कम होगी तो वहाँ दोबारा आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है, हरमीत ने एक जो बात की मैं उस हवाले से ज़रूर इजाफा करना चाहूँगा, और वो पोल्यूशन की है। बिल्कुल मुनीज़े की बात सही थी कि लाहौर की इस वक्त जो फॉग है, ये हो सकता है स्मॉग हो। ये तो किसी साइंटिस्ट से हम पूछेंगे, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट से, कि ये क्या है एक्चुअली, और इस वक्त इसमें पोल्यूशन की मिकदार कितनी ज़्यादा है ये पता करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़रूरी है, उसमें अवाम को भी और हुकूमत दोनों को देखना है। वो ये है कि लाहौर में कुछ अर्सा पहले पाबंदी लगाई गई थी कि पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, लेकिन कहीं उसके ऊपर सिवाय चंद बड़ी शॉप्स के
उसके अलावा ये स्टोर्स के कहीं इसके ऊपर साहब ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो इस्लामाबाद में भी लगाई गई थी और हमारी जो जरताज गुल साहिबा है मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी पहले दिनों में तो बड़े एक्टिव थे और सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग इस पे मैंने ही की थी। और मैं आपको बताता चलूं कि कई लड़ाई झगड़ा जो है मुझे भी फेस करना पड़ा कई जगहों पे मुक्का, और वो जो है मामला भी बड़े खराब थे इंतजामिया के साथ और शॉपकीपर्स के, लेकिन ऐलानात किए गए, 1 महीने तक काम हुआ, उसके बाद मिनिस्ट्री जो है बिल्कुल खामोश, इंतजामिया खामोश। वही पॉलीथिन की बात करूं तो दोबारा शुरू हो गए इस्लामाबाद में, बल्कि तकरीबन खत्म हो चुके थे। लेकिन जाहिर बात है कि हुकूमत उसी तरह फिर अमल नहीं करती जिस तरह शुरुआत में जब तक इनकी फैक्ट्रीज को बंद नहीं किया जाएगा, करने के जब तक इनकी फैक्ट्रीज को बंद नहीं किया जाएगा जहां से सप्लाई आती है, तब तक नहीं होगा। खैर एक चीज और है, एक खबर जिसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें कि वो सेनेट के इलेक्शंस की तारीख आ गई है, 3 मार्च को कहा जा रहा है इलेक्शन सेनेट होंगे। इंतखाबात होने जा रहे हैं। जिसने आना है अपना कागजात नामजदगी वो जमा करवा सकते हैं। आज और कल में होंगे। आज और कल में होंगे। सिंध की बात की जाए तो 11 सीटों के लिए आज नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो लिए जाएंगे। इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह है कि एक शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया जिस पर समाअत भी आज होने जा रही है कि जो इलेक्शंस हैं, सेनेट इलेक्शंस, वो दुरुस्त तरीके से नहीं हो रहे, उसमें ट्रेडिंग हो रही है। वैसे तो रऊफ साहब ये मामला 2018 में भी एक वीडियो मंजर आम पर आई थी, जिसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी अपनी टीम से 20 मेंबर्स को जो है वो बरतरफ किया था कि आया ये इसमें मुलविस हो सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। साहब एनमुनीसे ये पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और खान साहब ने भी ये बात की है कि हम बिल्कुल जैसे ओपन जी अच्छा रणवीर, हमारे साथ टिक्का खान सानी मौजूद हैं। टिक्का खान सानी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सेनेट इंतखाबात के बारे क्या डिटेल्स हैं आपके पास, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं आपके शो की बात करूं कि बहुत ही हर हल्के में पसंद किया जा रहा है, और थैंक यू वेरी मच। आज पहला मौका मुझे मिला है आपके मॉर्निंग शो में। आप तीनों जो है बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को और ख़ास तौर पे अवाम के इश्यूज को बड़ा उजागर किया जाता है इसमें, और सुबह सुबह लोगों को अच्छी अच्छी खबरें भी मिलती हैं आपकी वसादत से। और दूसरा जो आपने सेनेट की बात की कि जो कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, तो गुज़श्ता रोज ये बाकायदा तौर पे इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुख्तलिफ मीटिंग्स में, कैबिनेट इजलास में, तर्जमानों के इजलास में, वजीर आजम का जो कोर ग्रुप है उसमें, इसके साथ साथ हर मीटिंग में यही बात होती थी कि जो ये जो सेनेट में रिगिंग हुई है, खासतौर पे जो 20 MPs हैं, उस हवाले से मजीद डेवलपमेंट क्या है, चूंकि वजीर आजम इमरान खान उसी को एज अ केस स्टडी आगे लेके जा रहे थे, और क्योंकि उन्होंने स्टेप लिया, 20 लोगों को फारिग कर दिया, उसके बाद अब बाकायदा तौर पे इसकी तहकीकात करके एक्शन लेने का फैसला हुआ है। सिर्फ तहकीकात नहीं, एक्शन लेने का फैसला हुआ है। टिक्का खान, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि उन लोगों के नाम पता चलें कि जो पैसे दे के सेनेटर बने। अब उन लोगों के नाम तो आ गए जिन्होंने पैसे लिए। यानी बड़ी मजेदार बात है जो मीडिया में चल भी रही है कि पीपल्स पार्टी के 6 MPs थे सरहद से, और 2 सेनेटर मुंतखब हो गए। वो कैसे हो गए? वो एक जिन आ गया कोई, जैसे कहते हैं, मतलब वो हो गया। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। बल्कि जब प्राइम मिनिस्टर ने इसकी तहकीकात का आगाज किया था तो आजम खान सवाती और 1-2 और बड़े जिम्मेदारान जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और 3 से 4 दिन इनका वहां पे कयाम रहा, और मेरा उस वक्त भी मुसलसल राब्ता था। और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके मुख्तलिफ तरीकों से दावे थे कि हमारे खिलाफ गलत कार्रवाई हुई है। उन्होंने इलेक्शन के दौरान भी इस बात को हाईलाइट किया कि इंतकामी कार्रवाई की गई थी, हमें इंतकाम का निशाना बनाएगा। वीडियो का किसी को नहीं पता था कि इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो मौजूद होंगे। मैंने आजम खान सवाती का भी इंटरव्यू किया, चूंकि उन्होंने ये इंक्वायरी को हेड किया था, तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त, चूंकि वजीर आजम चेयरमैन थे, उन्होंने ठोस बुनियादों के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की। और एक बंदे ने तो कहा कि मैं कुरान पे हाथ रख के हल्फ देता हूं कि मैंने नहीं लिया, पैसे नहीं लिए, और वो 5 करोड़ लेते हुए सबसे पहले वीडियो में वो मौजूद थे। और इस तरह वैसे टिक्का खान साहब अगर देखें तो सेनेट के इस वोट कास्ट के हवाले से जो खान साहब, और हमने देखा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत भी यही चाह रही है कि ये जो मामला है ओपन बिलेट के जरिए आना चाहिए, बल्कि अपोजिशन खिलाफ भी थी। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी पीछे हो चुकी है, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। अब इसकी तो अगर देखा जाए इस वोट के हवाले से तो ये एक अभाम है। तो क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फायदा होगा वफाक को?
देखिए हरमीत, अब तो जो है वो वक्त गुजर चुका है, चूंकि हुकूमत ने फैसला किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम की बात करती है तो फिर यकीनन हुकूमत आईनी तरमीम तो कर नहीं सकती और ठीक। वही पुराना तरीका का सीक्रेट बैलेटिंग होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस को कंटिन्यू करती है, अगर ठीक तरमीम है। की जरूरत नहीं पड़ती तो ऑर्डिनेंस के तहत ओपन हैंड फिर तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने चेहरे पीटीआई के वर्कर्स उनको उतारना था मैदान ठीक में, है। ताकि जो इमरान खान का वो जो दावा है कि हम पीटीआई वर्कर्स को लेके आए और यूथ को लेके आए, उसकी नुमाइंदगी हो। लेकिन अगर फैसला अब चूंकि एक दिन रह गया है कागजात नामजदगी में, आज बोर्ड का इजलास भी होने जा रहा है जी, जी। जो पार्लिमानी बोर्ड का, और 11 बजे इजलास बुलाया प्राइम मिनिस्टर ने, आज ही ऐलान कर देंगे और उसके बाद तो गवर्नमेंट बेबस हो गई है, चूंकि पीर को फैसला होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का। तो हुकूमत इतना इंतजार नहीं कर सकती। अब बड़े कैंडिडेट उतारेंगे मैदान में, अब पता नहीं न जाने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सारे रास्ते सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे थे, अब उन्होंने अचानक फैसला करना पड़ा। और दूसरी बात जो आपने अस्सलाम वालेकुम की थी, जी, थैंक यू फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी सामने सर ये बताइए, तहकीकाती कमेटी जो है वो मिलके फैसला करेगी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ी जो बात है कि किन लोगों ने पैसे दे के सेनेटर बने हुए, और पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है कि उनके 6 MPA थे और फिर भी 2 सेनेटर मुंतखब करवा लिए उन्होंने। देखिए, प्राइमा फिशाए तो यही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल हतमी तौर पे अभी नहीं कहा जा सकता। अभी तो कल कमेटी की पहली मीटिंग होगी और उसमें हम फैसला करेंगे कि कैसे आगे प्रोसीड करना है। और देखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें पता हो कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनके तो चेहरे सामने आ गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत अहम है। लेकिन अब ये पता होना कि किन्होंने पैसे लिए हैं और कौन सेनेटर बना है, इससे फायदा किसने उठाया है। पूरा जो सेनेट है, ऐवान जो है, उसके ऊपर एक सवालिया निशान रहेगा जब तक ये लोग जो पैसे दे के सेनेटर बने हैं ये ऐवान में मौजूद है। लिहाजा ये बहुत अहम है कि हमें इनका पता चले और हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये कितना ज़्यादा मतलब आपके चांसेस हैं कि ये इलेक्शन से पहले पहले इनका कुछ पता चल रहा है? मेरा ख्याल है कि वो इबाम बाकी रहेगा बाद में भी। नहीं, देखिए, इस इलेक्शन से तो उसका ताल्लुक नहीं है, ये तो एक टोटली मुख्तलिफ इंक्वायरी है और इसमें इंशाल्लाह ताला ये जो सारी चीजें हैं वो अब सामने आ जाएंगी। और इसमें देखें, जब 2018 में भी हमने कार्रवाई की थी तो वो सिर्फ वीडियो फुटेज के ऊपर नहीं थी, उसमें और एविडेंस भी थी और उसको भी एग्जामिन करते हैं जो अभी तक सामने आया है। फिर जाहिर है हुकूमत की एजेंसीज हैं, FIA है और इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इनको भी जरा सामने काम पे लगाते हैं कि देखें क्या हुआ और कैसे हुआ। अच्छा फवाद चौधरी साहब, इस ट्रेंड को यकीनी तौर पर मुस्तकिल खत्म होना चाहिए और इसका कोई सदेबाब जल्द अज जल्द कर लिया जाना चाहिए, तो क्या समझते हैं? ओपन बैलेट के बारे में भी कहा जा रहा था, क्या ये हो नहीं जाना चाहिए? ओपन बैलेट, देखिए, इस वक्त जो इलेक्शन है वो तो ओपन बैलेट के जरिए होने हैं, अनलेस अदालत इसको जो है वो करार दे दे कि आइन के खिलाफ है। तो उस वक्त तक, इस वक्त जो लीगल पोजीशन है वो तो यही है कि इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ऊपर होंगे और इसका फायदा डेफिनेटली है। देखिए, अमेरिका में, और आज मैंने पूरा न्यूज की में आर्टिकल भी लिखा है, गर्जन में था, जिसमें मैंने पूरी हिस्ट्री बताई है कि किस तरह 100 साल लगे अमेरिका को ये रियलाइज करते हुए कि सेनेट तो मिलियनर्स क्लब बन गया और उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन में चले गए। इसी तरह से जो राज्य सभा है वहाँ 1974 से ये बहस हुई और 2010 में जाके हिंदुस्तान में भी उन्होंने जो इलेक्शन है उसको ओपन कर दी। तो पाकिस्तान में भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर ये खत्म नहीं होगा मेनस, और तमाम सियासी जमातें इसमें मुत्तफिक हैं कि ये खत्म होना चाहिए। ये तो सिर्फ इमरान खान दुश्मनी में और ये थोड़ा बहुत जो पीपल्स पार्टी का हमेशा ख्याल होता है कि हम मनूवर कर लेंगे, पैसे दे लेंगे, उस चक्कर में ये लोग रुक गए हैं। अदरवाइज तो ये बिल्कुल इमरान दुश्मनी में, ये पाकिस्तान दुश्मनी पे उतरना चाहते हैं। जी, हरमीत हमारे साथ मौजूद और है। चौधरी साहब, खान साहब ने ये कहा था कि हम सेनेट में अपने ही वर्कर उतारेंगे जो पार्टी से जो है, जो पुराने वर्कर हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई ऐसे नाम हैं जो नए नए लोग हैं, या उसमें से ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो मुशीर हैं वो उन साहिबानों को ज़्यादा उनके नाम नामजद किए गए। एक तो ये बताइएगा कि जो ओपन बिलेट की बात होती है, ओपन वोट की बात की जाती है, लेकिन अब हम देखते हैं इसके हवाले से आइनी तौर पर क्या है? क्या इसके हवाले से कोई अभाम पाया जाता है कि ये ओपन बिलेट के ज़रिए नहीं हो सकेंगे, सीक्रेट तरीके से जिस तरह हमारे यहाँ एक रीत चली आ रही है उसी तरह ये होंगे? इसके हवाले से आइन क्या कहता है?
अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपसे किसने कहा है कि जो है वो नए लोग जो हैं उनको नॉमिनेट कर दिया गया? सर आप अगर देखें तो जो चीजें ये नाम ये आए, उसमें ज्यादा तकरीबन मीडिया नए लोग ही देख मीडिया रहे हैं, में कोई नाम पुराने आए लोग तो कुछ। नहीं देख रहे हैं। हाँ, इसकी हरमीत ये है कि मीडिया में कुछ नाम आए हैं, लेकिन बिल्कुल फवाद साहब की बात सही है। फवाद आप सही कह रहे हैं कि अभी तक तो कंफर्मेशन नहीं हुई, अभी तक तो नाम ऐलान होगा। हाँ, नहीं, अभी आप इंतजार करें, आज शाम तक जी, जी, जी। इंतजार करें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नाम है और कौन सा नहीं है। और ये जो बेतुकी इधर उधर की खबरें चलती रहती हैं उनके ऊपर यकीन करके ना बैठ जाए ना। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने कहा ठीक है। कि आइन, देखिए आइन का आर्टिकल जो 226 है वो उसने बताया है कि जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट, और उसने तरीकाकार बताया है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का, और उसके अलावा वो कहता है तमाम इलेक्शन सीक्रेट होंगे। अब जो अटॉर्नी जनरल साहब का रेफरेंस है वो ये है कि चूंकि सेनेट का इलेक्शन आइन का हिस्सा नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्शन एक्ट 2017 ने उसका बताना है कि क्या तरीका होगा, तो वो कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट मशवरा दे कि 226 में तरमीम किए बगैर हम ऑर्डिनेंस ला के या एक्ट ला के इसकी अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और वो ऑर्डिनेंस अब नाफिज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देना है कि ये जो कानून में इसमें तरमीम चाहिए या आइन में इसमें तरमीम चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि नहीं आइन में तरमीम चाहिए, तो फिर ये ऑर्डिनेंस जो है ये खुद ब खुद कालिज़म हो जाएगा और हम वापस सीक्रेट बैलेट पे चले जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि नहीं आप कानून में तब्दीली करके सीक्रेट इलेक्शन का तरीकाकार बदल सकते हैं, तो फिर ये ऑर्डिनेंस कंटिन्यू करेगा और सेनेट के इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के जरिए होगा। फवाद, जिस वक्त आप बात करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, बहुत से मुल्कों ने तो यहाँ तक भी पहुँच गए कि वो रिफॉर्म्स के बाद सेनेटर डायरेक्ट अवाम मुंतखब करते हैं। क्या ऐसी सूरत में ऐसा मुमकिन नहीं कि ये इस हद तक हम पहुँच जाए कि अवाम ही मुंतखब करें बजाय इसके कि इस तरह का काम हो और फिर कारोबार में चल जाएँ पैसे लेने के? मेरे ख्याल में तो 100% ये होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपकी 18वीं तरमीम के बाद इस वक्त जो हमारा निज़ाम है वो अमेरिकन सिस्टम के बहुत करीब है, और अमेरिका का जो फेडरलिज्म है उसमें ये बड़ी एक तवील 100 साल का उनका तजुर्बा है जिससे हमें सीखना चाहिए। और सेनेट, पावरफुल सेनेट जो है वो फेडरेशन के इंटरेस्ट में है, और पावरफुल सेनेट सिर्फ तब हो सकती है जब सेनेटर्स डायरेक्ट इलेक्ट होके आए। सो अभी ओपन कर ले और सेकंड फेज में बेशक डायरेक्ट पे चले। ठीक है सर, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर हैं। बस एक हवाले से, लाहौर में आपको पता है इस वक्त फॉग बहुत ज़्यादा है, और हम उसी हवाले से बात कर रहे थे पोल्यूशन की, और पोल्यूशन से हम चले गए एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है बिकॉज ऑफ पॉलीथीन बैग्स। कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है कि आप ये करवाएं कि इम्प्लीमेंट सख्ती से हो जाए कि हर तरह की फैक्ट्री जो बना रही है प्लास्टिक बैग वो उसके ऊपर बैन लग जाए? नहीं, वो सिलसिला शुरू हो गया है, एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू जरताज एंड अमीन असलम साहब। इशू ये है कि जो लोग इस काम से वाबस्ता हैं उनको फौरी तौर पे बेरोजगार नहीं किया जा सकता। तो ये प्रोसेस शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है अगले, आप समझिए कि 1 से 2 साल में ये सारी फैक्ट्रीज जो पॉलीथीन की हैं या ये खत्म हो जाएंगी, और या हम इनकी जगह डिग्रेडेबल जो बैग्स हैं वो आ जाएंगे। लेकिन ये इमरान खान चूंकि खुद इन्वायरमेंटलिस्ट हैं तो उनको खुद भी बहुत शौक है कि ये चीजें होने का, और इसलिए पाकिस्तान में पहली बार। और दूसरा ये लाहौर में जो पोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, जाहिर है इसमें मेन कंट्रीब्यूशन तो इंडिया की साइड से आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ 33% जो पोल्यूशन है वो कंबस्शन इंजन वाली गाड़ियों की वजह से है। इसलिए मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ कि हमें अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक के ऊपर जाना चाहिए, हमें ईवी के ऊपर जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। और मैंने तो ये भी कैबिनेट को रिकमेंड किया है कि हम कस्टम ड्यूटी खत्म कर दें ताकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियां इंपोर्ट। ठीक है फवाद चौधरी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फैशन वीक में भी आपने शिरकत की थी, एक आइडिया प्रमोट किया जा रहा है डाउरी के हवाले से भी, और एक फैशन ट्रेंड भी जो नया शादियों का सीजन इन है उस बारे भी वहाँ पर काफ़ी नए नए आइडियाज शेयर हुए। क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं कि ये आइडिया जो अब इस फैशन वीक के जरिए आवाम तक पहुंचाया गया है कि जहेज एक लानत है, जहेज को अवॉइड करना चाहिए, कैसा एक प्लेटफॉर्म था ये इस आइडिया को प्रमोट करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हमारा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो बहुत मेजर है। इस वक्त पहली बार हम 8 सालों बाद पहली बार $2 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की हद क्रॉस की, और उसमें टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो यहाँ पे डिजाइनर सारे जो काम कर रहे हैं वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो कपड़ों के अंदर नई जिद्दत ला रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम फिनिश गुड्स की तरफ जाएं, वैल्यू एडेड चीजों की तरफ जाएं,
और इसी से पाकिस्तान में पैसा आएगा और हमें जो है वो उसका फायदा होगा। और दूसरी बात यह है कि डाउरी के ऊपर ज़ाहिर है हमारे में क्या इसमें क्या शुबा है कि जो जहेज है उसको डिस्करेज करना चाहिए और रिश्ते, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। जो एजुकेशन बढ़ रही है आप देखेंगे कि ये खत्म हो जाएगा। और बराबरी जो है ना, ठीक है, जब तक आप और खवातीन को, औरतों को बराबर नहीं समझेंगे और कमोडिटी समझेंगे, तब तक ये तमाम बीमारियां रहेंगी। फवाद और साहब, जो आपकी बात बहुत अच्छी है, यकीनी तौर पर इसको खत्म होना चाहिए, लेकिन ऐसे में हम जब देखते हैं कि ये आइडिया जो लोग सामने लेकर आए हैं उनके अपने ड्रेसेस की अमाउंट 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख तक आ जाती है, तो इतने में तो जहेज भी बन जाता है। तो वो ना ले ना, यही तो वो कह रहे हैं कि ये ना ले तो आप उसको इस तरह से ले लें। सिंपल बात है कि जो ले सकते हैं वो ले, जो नहीं ले सकता वो ना ले, वो दूसरा ले ले। और इशू ये है कि हमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये तो हम नहीं कह सकते कि आप इतनी प्राइसेस ये रखें, अपनी प्राइसेस वो रखें। प्राइस कंट्रोल में हमें नहीं जाना चाहिए, मार्केट को अपने फैसले खुद करने चाहिए कि जिस तरह से लोग चाहते हैं वो करें। 12 जहेज के खिलाफ हम सब। फवाद साहब, आप चले ठीक कह रहे हैं कि प्राइसिंग की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि आपको प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए बारहा कोशिश की और सलमान से भी राब्ता किया, लेकिन शायद आप मसरूफ इतने हैं कि आप हमारे लिए वक्त नहीं निकाल पाते। देखिए अभी मैंने बड़ा टाइम निकाला आपके लिए, बस इंशाल्लाह आपने हंगामी इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आप हमारे साथ यहाँ बैठ के भी आएंगे। जरूर भाई, जब आप कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत बड़े ज़बरदस्त आदमी है। और मेरा इनसे काफ़ी पुराना ताल्लुक है, बल्कि मैं जिस साल गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ाया करता था उन सालों में ये वो पढ़ते भी रहे हैं वहाँ पे, तो मेरा इनसे इस तरह का ताल्लुक है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इनको बुलाएंगे तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद भी होंगे, नाश्ता भी करेंगे। जो मुनीज़े नहीं लाएंगी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, नहीं मेरा क्या, आप ले आए, मैं खा लूंगी। लेकिन रऊफ साहब, अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और हमारे पास दीगर मजे मजे की स्टोरीज है। सो डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। रऊफ साहब, पाकिस्तान एक के बाद एक फतह के झंडे गाड़ी जा रहा है। हमने देखा कल का मैच भी जीत गए और इससे अहलियाने पाकिस्तान में कितनी खुशी की लहर दौड़ गई है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जबरदस्त परफॉर्मेंस रिजवान की रही और याया हमारे साथ मौजूद होंगे। याया से इसी हवाले से भी बात करेंगे कि बहुत ज्यादा वो चल रहा था कि सरफराज को खिलाया जाए और रिजवान को रेस्ट करवाया जाए, लेकिन रिजवान ना होता तो कल बाकी टीम सारी जो है उसने मिलके इतने रन नहीं किए जितना अकेले रिजवान ने कर दिया। फिर उस्मान कादिर की बॉलिंग, उसके बाद क्या शादाब की जगह बनेगी, ये भी इस हवाले से बात करेंगे। याया अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रऊफ साहब, और मुन्नज़े आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याहिया, सबसे पहले तो आपसे भी आपका फीडबैक ले लेते हैं, आपको पीएसएल का गाना कैसा लगा है? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल पहले। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने तो बिल्कुल गाना सुना नहीं और कल से मैंने तो क्लिप जरूर देखे हैं। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि यार हमारा गाना जो है वो पीएसएल में चलवा दें आप। क्योंकि गाने पे तो बड़ी तनकीद हो रही है, इस गाने पे बड़ी गुफ्तगू हो रही है। तो मैंने हम लोगों को एक ही बात समझाई कि आप तमाम लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप हो गए, रऊफ साहब का बड़ा वसी तजुर्बा है और हमारे साथ जियो पर रऊफ साहब हुआ करते थे। 50 मिनट एक बड़ा अच्छा शो रऊफ साहब का था। हरमीत यहाँ पर मौजूद है। तो मैंने उन तमाम लोगों को यही बात की कि पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, चाहे वो बैड हो या वो पॉजिटिव हो। तो अगर ये जो गाना है जिसमें बहुत ज्यादा नसीबो लाल को डिस्कस किया जा रहा है, जिसने नहीं भी देखना था उसने भी देखा, तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। और गाने को इतना रगड़ा दिया। वैसे पीएसएल के गाने के साथ हर बार कुछ ऐसा ही हो जाता है। यही नसीबो लाल के जज्बात और एहसासात हम आपको उनकी वीडियो में दिखाते हैं। उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, कह रही हैं ये मेरे खुशी के आंसू हैं। पहले वो देखते हैं। क्राउड मेरा ग्रूव टीवी ते देखेगा, क्राउड मेरा ग्रूव मेरा अज साडे मूड दी टोरी कुछ हो रे, लोकी सारे घर बैठे फिर भी ता शोरे। अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है, ये उसकी बड़ी मेहरबानी है। मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती, मैं कुछ भी नहीं, मुझे अल्लाह ने दिया सब कुछ दिया, उनकी मेहरबानी। ये मेरे आज कैसे थे खुशी की है, क्योंकि मुझे कभी भी किसी ने भी तराना नहीं दिया और किसी ने भी ये मसलन के ये जो कौन सा पीएसएल का मैच, तो वो
शुक्र है मुझे इस लायक लोगों ने समझा कि भाई मैं गा सकती हूँ। और सुर भी उन्होंने मुझे वो दिया टफ, कि भाई टफ सुर दिया है मुझे, तब उन्होंने टफ सुर था तब उन्होंने मुझे दिया। अगर ये होता ना कि मीडियम साइज का सुर तो उन्होंने मुझे नहीं देना। याहिया, आपने भी देखा होगा कि नसीबो लाल PSL 6 के लिए तराना गाने पर कितनी खुश हैं। ऐसे में हम देखते हैं इंडस्ट्री में जो लोग हैं यहाँ तक कि अगर शुएब अख्तर की भी बात की जाए तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपने हालांकि गाना नहीं देखा, लेकिन आप भी ये समझते हैं कि किसी के जज्बात को हर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो खासी सपोर्ट में बाहर निकल आई है। हम कल रऊफ साहब किसकी बात कर रहे थे जिनको अवार्ड भी मिला था? महविश हयात ने सपोर्ट किया है। और आज भी कुछ ट्विटर, महविश हयात का नाम सुन के वैसे तो खैर याया भी सपोर्ट महविश हयात को करेगा, बाकी बोल देगा। खैर थोड़ी सी महविश हयात की ट्वीट हम दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर कि महविश हयात ने कहा है कि नसीबो लाल को सपोर्ट में मतलब वो है। खैर मैं हमें थोड़ा सा मैच के ऊपर याया के साथ आ जाए। याया, कल की परफॉर्मेंसेस के बारे में जरा बताओ, रिजवान की परफॉर्मेंस। मैं इसको थोड़ा सा समाप्त करना चाहूंगा। जी। क्या कहा और क्या नहीं कहा मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मेरे अपने ख्यालात हैं, मेरी अपनी सोच है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई गन पॉइंट पर तो नसीबो लाल से गाना गवाया नहीं किया। ये जो फनकार बरादरी होती है ना, ये बड़ी हसास होती है। तो उनको आपने परफॉर्म करने के लिए कहा और बहुत से लोगों को अच्छा लग सकता है, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग सकता। तो ये जो फनकार होते हैं ना, ये बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, ये बड़े मोडी लोग होते हैं। तो आप इन पे तनकीद कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं जाता। उनको आपने एक जॉब दिया, उन्होंने अपने जॉब का डन किया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप तनकीद, हर आदमी का हक है, हर आदमी का किसी को पसंद करने का, सराहने का हक है। लेकिन इस तरह कहना कि यार ये गाना इससे गवा के इस गाने की रेड मार दी, ये तो इस तरह की बातें आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगी। लेकिन वो लोग जिनका एक नाम है, जिनका मुकाम है और जो खुद इस सकाफत के शोबे से ताल्लुक रखते हैं, जब वो इस तरह की बात करते हैं, वो तहजीब का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि जो भी है, बहरहाल नसीबो लाल पाकिस्तान की प्राइड। जी या थोड़ा सा क्रिकेट पे वापस आते हैं। रिजवान की परफॉर्मेंस के बारे में बताओ और उस्मान कादिर की। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि रिजवान की परफॉर्मेंस के बाद टेस्ट में भी रही, फिर यहाँ पे भी सेंचुरी उसने जोड़ दी, तो उसके बाद सरफराज का क्या अब कोई बाकी रहता है चांस वापस आने का टीम में? उसके बारे में क्या कहेंगे? और फिर उस्मान की परफॉर्मेंस के बाद शादाब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, इस बारे में भी बताओ। रऊफ साहब, अभी थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी आपके साथ मौजूद थे। जी। सवाल कर रहे थे तो उन्होंने जो है वो हरमीत की एक लाइन को पकड़ लिया था और वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे कि नहीं ये किसने कहा आपसे, आप नाम बताइए। तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, बंदे का नाम बताइए जो कह रहा सरफराज को खिलाना चाहिए था, जो कह रहा था आप जरा उस बंदे का मुझे नाम तो बताएं। अच्छा याया, मैं वैसे जी हरमीत जी याया, मैं सवाल करूंगा साउथ अफ्रीका की टीम के हवाले से। हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल आपके सामने है। कल जिस तरह उनके कई नए खिलाड़ी उन्होंने शामिल किए, हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका ने हमेशा टफ टाइम दिया है, दीगर खिलाड़ियों को, दीगर टीमों को भी दिया है। लेकिन कल जिस तरह मैंने देखा कि हेंड्रिक्स और जेनिमन के अलावा किसी ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। दूसरी बात जो है कि ब्लैक यानी कलर्ड लाजमी होंगे 5 जो खिलाड़ी होंगे। तो आप नहीं समझते कि यही वजह है कि जो तनज़ुली का जो ये की जो टीम शिकार हो रही है, ये वजह तो नहीं है ना कि ब्लैक लाजमी होंगे या कलर्ड लाजमी होंगे? नहीं हरमीत, इससे पहले भी मेरी आपकी इस प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू हो चुकी है और मैंने आपसे कहा कि 4 ब्लैक को खिलाना पड़ता है, साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में रखना पड़ता है। तो इसकी साउथ अफ्रीका का कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि जनूबी अफ्रीका की परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं थी? ना तो उन्होंने वो लंबे छक्के मारे, ना तो उन्होंने वो हर गेंद पे चौके मारने वाली क्रिकेट खेली। सिर्फ आखिरी गेंद पर अगर छक्का लग जाता, जावेद मियांदाद के 1986 के उस शारजा के चेतन शर्मा की लास्ट बॉल पर कहानी को दोहरा दिया जाता, तो मेरा ख्याल है कि सबके मुंह लटक जाते और वो रिजवान की सेंचुरी, वो उस्मान कादिर की बॉलिंग, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा होता। तो मेरा ख्याल है कि मैग्निफिसेंट क्रिकेट खेली है साउथ अफ्रीका की टीम ने और हमें उन्होंने बताया है कि भाई हमारे बड़े फ्लॉज हैं। और आप रिजवान की सेंचुरी को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। इसी मैच में साइमन डूल जो न्यूजीलैंड के कमेंटेटर हैं, रमीज हसन राजा जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो जब शुरू हुई थी तो वो तो रगड़ा दे रहे थे रिजवान को कि भाई किसको भेजी थी आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। आपने रिजवान ने 2 मैचों में
शानदार परफॉर्मेंस दिए, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी बने हैं, उनको जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन अभी भी कहते हैं ना कि हजम नहीं हो रहे वो, हाँ। वो लोग जो है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो एक्सेप्टेंस उनको नहीं मिल रही। तो अब अच्छा। रिजवान और क्या करे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। यही देखा जाए तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या जादू हो गया एकदम से हमारे प्लेयर्स के ऊपर, टीम के ऊपर, फतह के बाद फतह, फतह के बाद फतह का ताज अपने सर पर सजाए जा रहे हैं। क्या लगता है ऐसा क्या हुआ है? देखें मुझे से ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जब आपकी टीम मैदान में उतरती है तो जीत हाँ। जीत होती है, और का जो है ना वो कोई और जवाब होता नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारी टीम जीते। लेकिन इस जीत को कन्विंसिंग विक्ट्री मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। अच्छा। टेस्ट की जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो उन्होंने बहुत ज्यादा गलतियां की और गलतियों से मुबर्रा क्रिकेट नहीं खेली, जिसकी वजह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। अगर आप आखिरी मैच में देखते, वहां पर अगर मार्करम जो है वो वन मैन आर्मी की परफॉर्मेंस दे रहे थे, अगर वो आउट नहीं होते हाँ। तो मेरा ख्याल है टेस्ट आपके हाथ से निकल और जाता, वही आपकी बात ड्रॉ हो जाती। और लेकिन वही T20 मैच है, अगर आप अगले 2 मैचों में भी ऐसी ही क्रिकेट खेलेंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कप्तान की, तो कल फील्ड में तो आपके कप्तान लग ही नहीं रहे थे। हाँ। बाबर आजम इधर से जा रहे थे, इधर आ रहे थे, और कप्तानी तो विकेट के पीछे से रिजवान कर रहे थे, और हाँ। हाथ पांव फूल गए थे बाबर आजम के। कल भी वो वेरी बिल्कुल। फास्ट बॉल हाथ पर जो पांव है- तो आखिरी बॉल तक फूले हुए थे, क्योंकि अगर छक्का लग जाता तो फिर तो मैच ही बदल जाता। छक्का लगने के चांसेस बड़े वैसे कम हो जाते हैं या लेकिन मेरा मतलब है कि 3 रन से सिर्फ वो शिकस्त उनको हुई। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने आखिरी दम तक लड़ते रहे हैं। 19 रन चाहिए थे, आखिरी ओवर में 16 उन्होंने कर लिए थे। सनसनी फैलाई रखी आखिरी वक्त तक। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ रऊफ साहब जी, कि जी। आपकी जो परफॉर्मेंस है, आप ये नहीं कह सकते जीत के खाने को तो आपकी टीम ने टिक किया है, लेकिन आप मुझे यही बता दें, मैं फिर आपसे पूछता हूँ, 169 रन आपने किए, जिसमें से 102 रन मोहम्मद रिजवान के थे, 62 के ऊपर, तो बाकी खिलाड़ियों ने सिर्फ 67 रन किए। बॉलिंग का मसला ये है कि हारिस रऊफ नई गेंद के बॉलर हैं ही नहीं। पहले 2 ओवर में उन्होंने 28 रन दिए, तो ये कौन समझाएगा वकार यूनुस को, मिसबाउल हक को, यूनुस खान को, बाबर आजम को कि भाई आप जो जिस काम जिसका है ही नहीं, शाहीन शाह भी नए गेंद के बॉलर हैं और आप गेंद डलवा रहे हैं हारिस रऊफ से। आप उस्मान कादिर की बात कर रहे हैं, उस्मान कादिर को उन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन बहरहाल उस्मान कादिर इस वक्त अपने जोबन पर है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें उस्मान कादिर ने 21 रन दिए, नवाज ने 20 रन दिए, तबरेज शमसी ने 4 ओवर में 20 रन दिए। शायद हमें अगले मैच में मजीद एक स्पिनर को इंक्लूड करना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि जनूबी अफ्रीका की टीम जो है उन्होंने बड़ी कैलकुलेटेड क्रिकेट खेली थी। उनके जो सबसे एक्सपीरियंस, सबसे खतरनाक प्लेयर थे डेविड मिलर, कल वो परफॉर्म नहीं कर सके थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने टुक टुक करते हुए प्लानिंग के साथ आपकी टीम को जो है पकड़ लिया था। थैंक यू या अगर हम देखें ना कि ओवरऑल जो टीम की परफॉर्मेंस हमने देखी होम ग्राउंड से यहाँ बुला के आपके साथ बात करेंगे। हरमीत का एक सवाल है, पहले वो ले लेते हैं। मेरा एक सवाल था रूफ साहब, मैं कंप्लीट कर लूं, आई थिंक 1 मिनट होगा मेरे पास। जी, जी, जी। अब यहिया अगर हम देखें परफॉर्मेंस एक अच्छी, एक हौसला मिला, चलो कुछ कामयाबी हमें मिली, अब आगे क्या देखते हैं? बाबर आजम की अगर मैं देखूं कजाफी स्टेडियम में दूसरी बड़ी नाकामी है, आगे क्या देखते हैं? जिम्बाब्वे की तरफ टूर है, तो कुछ मिलेगा, कुछ आसाब इनके और मजबूत होंगे, या ऐसे मामला जो है ये तो होम ग्राउंड में फायदा हो ही जाता है, लेकिन आगे क्या देखते हैं आप? देखिए जिम्बाब्वे के बाद तो आगे कुआं है और पीछे खाई है। हमने जनूबी अफ्रीका से T20 और वनडे सीरीज खेलनी है, इंग्लैंड में हमने T20 और वनडे सीरीज खेलनी है, हमारा उसके बाद वेस्ट इंडीज का टूर है। वेस्ट इंडीज की टीम भी इस वक्त बहुत अच्छी टीम है अपने ग्राउंड पर, और जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को शिकस्त दी है, तो आगे आने वाली क्रिकेट हमारी बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन बात फिर वही है ना कि अभी तो सब आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन हल्का नहीं है हमारी टीम के लिए कुछ भी। हाँ, अच्छा चलें याहिया, अब ये बता दें कि आज के दिन का वक्फा है, कल और परसों मैच है, आज के दिन आप क्या करने वाले हैं? क्या रूटीन होगी आपकी? वैसे तो आपको मैच ने अपने साथ बिल्कुल ऐसे जकड़ के रखा हुआ है। और आपने कहा ना जिस तरह के मैं तो 7 डेज अ वीक ही शो करता हूँ, अच्छा। तो हर वक्त सोचना पड़ता है, हर वक्त प्लानिंग करनी पड़ती है, क्या करना है क्या नहीं करना। और फिर आप जैसे दोस्त जो हैं फिर वो कभी इनवाइट कर लेते हैं तो उनके शो में आते हैं, तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। या इस बहाने में भी कुछ सीखने को आपसे मौका मिल जाता है वैसे। जी बिल्कुल, थैंक यू याया, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर यहाँ पे लाहौर में। यहाँ आएंगे, इनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे इनको सेट पे बुला के और रऊफ साहब ने तो नाश्ता भी करवाना है। हाँ, मैं नाश्ता करवाना है बिल्कुल।
अच्छा जी, तो अब थोड़ी सी ज़रा बात हम कर लें कि ये जो खुर्रम है ना, खुर्रम लगारी, अच्छा, ये इनको आज हमारा इरादा था, उनको फवाद चौधरी साहब हमारे साथ आ गए, लेकिन अच्छा। खुर्रम लगारी का कहना यह है कि पीटीआई के 5 और मेंबरान उनके साथ हैं, अच्छा। जो इस्तीफा दे सकते हैं आने वाले दिनों में पीटीआई की रुकनियत से। ये बड़ी अलार्मिंग सी बात है। सेनेट के इलेक्शन से पहले अगर इस तरह की बात होती है तो फिर मतलब ये मसला पैदा होगा। अब इलेक्शन में बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, बड़ा थोड़ा सा टाइम रह गया इलेक्शन में, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये हरमीत आप देख रहे हो ना कि पीटीआई के खुर्रम लगारी ने पीटीआई की रुकने से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि वो किसी को सेनेट में वोट नहीं देंगे। नाराज़ी उनकी है, उनका ताल्लुक भी मुजफ्फरगढ़ से है और जनूबी पंजाब के और भी कई लोग नाराज़ हैं इस बात के ऊपर कि जनूबी पंजाब को जो वादा किया गया था कि एक अलग सूबा बनाया जाएगा वो सूबा नहीं बन पा रहा और इसके ऊपर उनकी नाराज़ी। रऊफ साहब, हमेशा हम देखते हैं कि जब इस किस्म का मौका आता है सेनेट का या दीगर जो मामला है कि जबकि गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है तो फिर इस किस्म की चीज़ें आती हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तब भी कुछ अरकान जो है वो नाला नज़र आ रहे थे, लेकिन उसको बाद में मनाया गया। लेकिन हाँ, ये एक है कि इस वक्त साउथ पंजाब की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे वादे खान साहब ने उनके साथ किए थे कि एक अलग सूबा बनेगा, उसके बारे में भी अभी तक जो है कोई मामला उसी तरह नहीं आगे बढ़े। और ये बात भी है कि कई इसलिए है कि फंडिंग का फुकदान था, खान साहब ने कई लोगों को टाइम नहीं दिया, इस वजह से भी काफ़ी गिले जो है वो शिकवे। मेरी तकरीबन एक हफ्ता पहले एक MNA है, गिले शिकवे तो कभी खत्म नहीं होते, चलते रहते हैं। अभी हम भी एक ब्रेक पर चलते हैं जिसके बाद वापस आएंगे और करेंगे दीगर मौज़ूआत पर बात। So don't go anywhere, public, stay with us. इतने खूबसूरत मेडल के साथ अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू द पब्लिक। हमारे साथ दिशाज बैंड इस वक्त मौजूद है जो कि बैटल ऑफ द बैंड का टाइटल भी अपने साथ लेकर आए हैं, जीत चुके हैं और OSTs बहुत से आपने किए हैं, ISPR के लिए भी आपने गाने गाए हैं। लेट अस वेलकम दानिश एंड ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपने तो सुबह को हमारी बहुत ज़्यादा रौनक कर दिया। वैसे हमारा एक दोस्त इस्लामाबाद स्टूडियो में बैठा हुआ है, अगर वो यहाँ होता तो आपके गाने के साथ यहाँ डांस का तड़का भी होता। अभी आपको तस्वीर नजर आ जाएगी उसकी हरमीत सिंह की। इस वक्त हरमीत के इस्लामाबाद में बैठ के हाथ और पाँव दोनों बंधे हुए। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। ISPR का सॉन्ग आपने किया है जी। और इससे पहले जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है उनका ऑफिशियल भी गाना मैंने गाया हुआ है और उसके बाद बस लगे हुए मेहनत मजदूरी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है, आपसे ज़रा हमें सुनना चाहिए, मेरे ख्याल में बातें कम करनी चाहिए। ISPR वाला हो जाए फिर पहले। जरूर, मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। That's a high beat, right? जी बिल्कुल। तो वो थोड़ा स्केल भी थोड़ा सा चेंज है, तो वो ये कश्मीर भी हमारे हैं और कश्मीर भी हमारा, ये कश्मीर भी हमारे हैं और कश्मीर भी हमारा। हम पंजाबी, हम सिंधी, हम बलोची और पठान, हम हैं पाकिस्तान, हम सब हैं पाकिस्तान, हम हैं पाकिस्तान, हम सब हैं पाकिस्तान। इस तरह से है वो गाना, बेसिकली वो स्केल थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा, तो ठीक है। वहाँ पे मतलब गाने से पहले फिर इसके जब इतने इसके
सॉरी, जब स्केल बहुत ऊपर होता है तो उस गाने से पहले क्या कोई नहीं basically हमारे माइक शायद नहीं इस वजह से बिल्कुल कह आपके रहे माइक बहुत अच्छे नहीं वैसे होता है कि मतलब स्केल जो देखना पड़ता है कि कुछ किस स्केल में आप गाना गा रहे हैं और किस स्केल में 1 सेकंड लगता है वो गाने अच्छा, हम वैसे देखते हैं हरमीत पास है कि नहीं, फिर हम आप बीत जाते हैं। मैं वो जानना चाह रहा था कि जब स्केल बहुत ऊंचा होता है तो फिर गले की प्रैक्टिस भी ज्यादा बिल्कुल होनी होती है। चाहिए। ऊपर से आप सुबह आपको पता है मॉर्निंग शो है तो सुबह प्रैक्टिस भी नहीं की और अच्छा। सुबह क्योंकि रियाज होती है सुबह। अच्छा, कितनी देर करते हो रियाज? आजकल तो नहीं कर रहा बिकॉज क्योंकि पेपर्स वगैरह जो हैं वो भी होने अच्छा, वाले हैं। पढ़ते भी हो? जी मैं पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हो? मैं एफसी कॉलेज में एफएससी कर रहा हूँ अब भी? जी। अभी इतनी छोटे एज हो नहीं है बहुत अभी आप। मैं 21 अब 22 अच्छा, का हूँ। माशाल्लाह। हम दोनों भाई हैं एक्चुअली। अच्छा, I'm the elder one and he's the younger अच्छा one. सर, फिर ये बताओ मुझे दानिश जी, जी। कि ये आपने बाल इतने लंबे कैसे किए? ये बम फटा हुआ है अभी। बम फटा हुआ है। नहीं एक्चुअली इट्स अ नेचुरल हेयर लग भी ऐसे रहा है मुझे भी। और मुझे शौक था बड़े करने का बाल। वैसे वो देखो That's why. आप हरमीत की तरह से कर सकते हैं कुछ इस अच्छा तरह का बेसिकली काम। मेरी इस तरह मैं टर्बन पहनता हूँ सर पे ना, आज नहीं पहनी। अच्छा। तो मैं इस तरह नहीं पहनता हूँ जैसे आप वो- बाजी की जैसी टर्बन पहनते हैं कि थोड़ी डिफरेंट होती है? नहीं मेरी थोड़ी डिफरेंट नहीं होती है। मुनीजे ने बात की ना मेरे दोस्त के हवाले से कि ये आपके बाल ऐसे हैं, तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के एक फेलो याद आ गए। वो भी बिल्कुल उनको मैं हमेशा कहता भैया आपके बालों में ना बम फटा हुआ है। अच्छा। आज उसने दोबारा याद दिला दी। अच्छा। वैसे कमाल का आप दोनों बड़े यंग हैं और बड़े टैलेंटेड हैं। और वैसे मैं तो रहू साहब की बात ठीक है कि हम ज्यादा आपसे सुनना चाहेंगे, कुछ अच्छा सा सॉन्ग हो जाए। हरमीत, चलो जी, पहले अच्छा तो सा song हो मैं जाए। पहले ये बता दूं, घर में वो जो खवातीन है ना जिनके बाल लंबे नहीं होते, बाल छोटे रह जाने का जो शिकवा करती हैं, पहले तो हम दानिश से कोई टिप लेते हैं। दानिश, कौन सा शैम्पू, कौन सा ट्रीटमेंट, कौन से ऑयल्स लगाते हो कि आपके बाल इतने अच्छे हैं? अच्छा ठीक है। आई स्वेयर मैं आज तक भी ऑयल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया मैंने। अच्छा, और इसीलिए कोई बम ट्रीटमेंट नहीं फटा किया। इस बंदे ने सारी घर की कॉम जो है ना सारी तबाह कर दी है, सब तोड़ दी है। लेकिन बाल नहीं ठीक है, बम फटा हुआ है। अब तो छोटे कर लिए हैं वैसे। फिर जी हरमीत की फरमाइश हो जाए। जी हरमीत बिल्कुल। बात अच्छा कर रहा है। ये एक जो गाना है इट्स अ मेडले, क्योंकि हम मेडले करते हैं। ठीक तो है। मैं पब्लिक न्यूज़ पे बैठा हूँ तो ये एक स्पेशली आप लोगों के लिए गाना अच्छा। और ये जो हल्का हल्का नुसरत फतेह खान का मेडले है तो आपके लिए। ठीक है। सा नी सा 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 पा धा नी सा नी धा पा नी सा नी सा रे मा गा रे गा रे दे रे मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया मेरा नज़ारा मिला रोशन सितारा मिला तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला ये जो हल्का हल्का सरूर है ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है ये शराब पीना सिखा दिया ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है ये शराब पीना सिखा दिया ये शराब पीना सिखा दिया तेरे प्यार ने तेरी चाहने तेरी बहकी बहकी निगाह ने तेरे प्यार ने तेरी चाहने तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया ये शराब पीना सिखा दिया लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइयां आपो सामने बोलो दी रुस के ना लंग माहिया। अच्छा हम लोग पब्लिक न्यूज़ पे बैठे हैं, ऊपर से हम लाहौर से बिलोंग करते हैं। सो ये स्पेशली आप लोगों के लिए और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं आप लोगों के लिए। तू हो गई वन टू डू ओ कुड़िए वट टू डू ओ हो गई मुंडे दी तुरु 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 पतंगा वरेगी तू मैं उड़ दी ओ हो गई मुंडे दी तुरु 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 हिलाते चली दी टुक 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 कर दी मेकअप तू कर दिया
घंटी बिग बैंड दी पूरा लोर ठुमकदा ओ जदों नचे पैण दी पूरा लोर ठुमकदा घंटी बिग बैंड दी पूरा लोर ठुमकदा ओ जदों नचे पैण दी पूरा पब्लिक न्यूज़ ठुमकदा। हरमीत को पूछो सही। हरमीत जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आया है। मैं वहां होता तो जाहिर बात है मैं और मुनीज़ ही पंगला पा रहे थे। नहीं बचा। वो सब कमाल के गा रहे, कमाल का। अच्छा मैं एक और चीज वैसे आपसे पूछना चाहूंगा ज़मीर, मेरे एक भांजे हैं अभी तो डॉक्टर बन गए, लेकिन उनको बड़ा शौक था गिटार बजाने का, गाते भी थे और हर हफ्ते उनके जो फादर थे वो भी डॉक्टर हैं तो वो हमेशा उनका गिटार तोड़ ही देते, तो छुप छुप के वो बेड के नीचे रखते थे, कभी कहाँ कभी कहाँ। मैं सिफारिश भी कराता लेकिन डॉक्टर साहब ने मानना नहीं था। तो आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है कि भाई पढ़ना है आपने, अभी गाना शुरू कर दिया आपने? हरमीत ये जानना चाह रहे हैं कि कभी आपके अब्बू ने गिटार बजाने पर या आपके इस शौक को परसू करने पर रोका, टोका, डांटा, मार पड़ी? बिल्कुल बहुत दफ़ा हुआ है साहब, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वही बिलोंग टू सैयद फैमिली और दूसरा वेल एजुकेटेड फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। कोई दूर तक सिंगर नहीं है हमारी फैमिली में। अच्छा। बस हमें शौक था, शौक करते करते जो मेरे टीचर हैं और मैं उनको गिटार भी सिखाता हूँ। आफ्ताब इकबाल जो हैं बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं और काफ़ी ज़्यादा जब उन्होंने देखा कि बच्चे काम कर रहे हैं, क्रॉस द बॉर्डर भी परफॉर्म किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी रिसेंटली कोविड से पहले हम लोग दुबई में परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा ऐसा है कि आपको पता है कि यहाँ ऑडियंस तो हमारे देख नहीं पा रहे लेकिन हमारे स्टाफ के लोग भी इकट्ठे हो गए आपके बारे सुन के, तो उनको महसूस करने के लिए फिर कुछ हो जाए। और बिल्कुल यहाँ पे कोई ऐसे पठान तो नहीं है हमारे स्टाफ का? नहीं वो पठान हमने वो है क्योंकि जब मैं आ रहा था अपलोड किया तो कुछ पठान लोग कहते हैं हमारे लिए भी गाना गाएंगे। अच्छा। तो एक जी ज़मीर मैं ये कहना चाहती थी मुझे सबसे ज्यादा मजा ना इसके ये हेयर स्टाइल का है, तो ये ऐसे हाँ जी हो जाएगा। सो जितने पठान हमारे देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल एक मेडली है पठान भाइयों के लिए, स्पेशली पठान के लिए। ठीक है चले हरमीत आपके लिए आ रहा है, जरा भंगड़ा शंगड़ा हो जाए। ओ राशपी का वळता मिस्तूर माला उडा ताजा ताजा गलुना केसरूर माला उडा राशपी का वळता मिस्तूर माला उडा ताजा ताजा गलुना केसरूर माला उडा मार गई उड़ीक मैं दे गया तरीक मेरा ढोला नहीं आया है मार गई उड़ीक दिन रात दी बस डूबते हंझू थले सी मैनू लगते रोग अबले कोई मेरा दिल ते बस न चले की करा मर चलियां मैं दी तक दी सुंजियां रावा प्यार दियां है मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला नहीं आया है मार गई उड़ीक दिन रात दी कभी तो आके हमारे दिल में बसो कभी तो देखो इधर भी हमारे दिल में तुम्हारी याद बस बसी तुम्ही को ढूंढ नजर भी खुदारा इतना मेरा काम करो कदम इन्या पमा पाऊं कवा कला ना कला सटा जाम बाबा कदम इन्या पमा पाऊं कवा अल्लाह मौला ए मिन के हार वाले मिन के लोशे मिन के हार वाले मिन के ओ साडे सजना नु कोई ना छुड़के नी जिना पीछे हसी रुल गए नी जिना पीछे हसी रुल गए ए देवा मुंदरी दा देवा ए देवा मुंदरी दा देवा ओ सारी नी ख्वाबां विच आने वाली है नी रातां नूं जगान वाली है मैं तेरी दुश्मन तू मेरा मैं नागन तू सतेरा ओ सनमा 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 ओ सनमा अब मेरी तन्हाई है आसान ये भाई आपके लिए पहले कभी कभी हम था मगर ये दर्द जुदाई है हर
दे सरूर माला डौड़ा। बहुत अच्छा, इस पे मैं कहना चाहती हूँ देरा देरा मेहरबानी। क्या बात है, कमाल है पाजी, कमाल है, छा गए भाई। जबरदस्त, छा गए इंशाल्लाह दोबारा भी आपके साथ जरूर मुलाकात। वैसे ज़मीर एक बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। अभी मुख्तलिफ एक ब्रेक लड़ियों पर को चलते हैं। कोरोना, हरमीत, हिंद अभी- को भी, फिर दे पश्तो। हरमीत अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और फिर करेंगे बात। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। दिलों को थाम कर बैठे क्योंकि हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर साकिब शफी। उन्हें हम अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू यू सर। सर मौजूद होते हैं PIC में एंड ही इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट। और अगर माजी की बात करें तो रऊफ साहब की वालिदा के स्टैंड डाले इन्होंने। हाँ। बिल्कुल मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत सीनियर आदमी हैं और मेरे ख्याल में बगैर तवक्कुफ के इनसे यही करना शुरू कर दें बात को कि जो वजूहात हैं दिल के अमराज की ये बढ़ती चली जा रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? मतलब आखिरकार देखिए जी, जो दिल की बीमारियों की 4-5 बुनियादी वजूहात हैं जिन्हें हम कहते हैं रिस्क फैक्टर, अच्छा। वो इस सोसाइटी में और पूरी दुनिया में हमेशा से ऑपरेशनल थी। ठीक है। उनमें है कि जी विरासत, पहली बात कि अच्छा। जी आपकी फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं। नंबर 2 तंबाकू नोशी। नंबर 3 खुश खुराकी जिससे शुगर भी आती है और मोटापा भी आता है। और नंबर 4 तंबाकू नोशी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब इन 5-6 फैक्टर्स जो हैं वो मौजूदा मशीनी दौर में जिसमें पाकिस्तान और ये तमाम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ तेज़ी से शामिल हो रही हैं, उनमें ये फैक्टर्स अब बहुत ज़्यादा हायर रेट पे ऑपरेशनल हो गए। हमें इसीलिए ये डिज़ीज़ इतनी तेज़ी से अपने माशरे में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे आप अपनी नौजवान नस्ल को देखें। अब एक बच्चा स्कूल से आता है, अभी उसके मुंह में आखिरी नवाला होता है, आप उसे एकेडमी पढ़ने भेज देते हैं कि भाई तुम्हारे नंबर अच्छे आने चाहिए, तुम्हें दाखिला अच्छे कॉलेज में मिलना चाहिए, अपना फ्यूचर डेवलप करो। आज से 15-20 साल पहले यही बच्चे स्कूल से आके 1-2 घंटे होमवर्क करके प्लेग्राउंड में जाते थे। जी। वो प्लेग्राउंड्स और उन प्लेग्राउंड में बच्चों का खेलना ख़त्म हो गया है। तो हमारे माशरे में जो मशीनी दौर तेज़ी से आ रहा है, जो हल की जगह ट्रैक्टर ले रहा है, जो कि ज़रूरी भी है, आपने तरक्की भी करनी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फिर जब हमने इस मशीनी दौर में दाखिल होना है और बाकी तमाम कौमों से कौमी लेवल पे और इनफरादी लेवल पे मुकाबला करना है, तो बीमारी का मुकाबला कैसे करना है? तो बीमारी का मुकाबला करने का तरीका है बुनियादी सिर्फ खुराक को सादे से सादा रखा जाए और बच्चों से लेके बड़े तक हफ्ते में 4-5 दिन फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ वक़्त ज़रूर निकालें। ठीक है। आजकल अनफॉर्चुनेटली आपने भी देखा होगा बच्चे फुटबॉल भी प्ले स्टेशन पे खेलते हैं। हाँ। तो यही एग्जाम्पल एक इस बीमारी के बढ़ने की अहम तरीन वजह है कि बच्चा फुटबॉल ग्राउंड की बजाय जाके फुटबॉल को किकें मारे, दौड़े भागे, उसकी बजाय घर में टेबल पे बैठ के प्ले स्टेशन पे फुटबॉल खेल रहा है। नंबर 2, जिस बात पे हमें बड़े ज़ोर से इस मुल्क में मैं तो कहूँगा जिहाद करने की ज़रूरत है, वो तंबाकू नोशी के ख़िलाफ़ जिहाद करने की ज़रूरत है। हमारे माशरे में बेतहाशा कवानीन बन गए हुए हैं तंबाकू नोशी को रोकने के लिए, लेकिन उन पे अमल नहीं होता। मसलन मैं आपको बताऊं, बड़े भाई का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में या किसी भी और हस्पताल में बाईपास ऑपरेशन हो रहा होता है या स्टेंट डल रहा होता है और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होता है, और छोटा भाई बाहर उसी हस्पताल के बरामदे में बैठ के सिगरेट पी रहा होता है। तो वी आर नॉट लर्निंग एज अ नेशन। हम इस बीमारी की रोकथाम को सीख नहीं पा रहे। हर रोज़ हर महीने लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में एक नई पेस्ट्री शॉप खुल जाती है जिसका केक पेस्ट्री पिछली पेस्ट्री शॉप से ज़्यादा क्रीमी होता है। तो मैं एक मिसाल अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ कि जब मैं यंगर एज ग्रुप में था
तो मैं जाके गलत काम कर सकता था सेहत के रिव्यू से कि भाई हलवा पूरी भी खाऊं और लस्सी भी पी लूं। अब हमारे माशरे में वो भी मौजूद है और क्रीमी कॉफ़ीज़ और पेस्ट्रीज़ और ब्राउनीज़ भी आ गए हैं। हमारे माशरे में समोसा भी बिक रहा है और बर्गर और पिज़्ज़ा भी बिक रहा है। तो हमने तमाम उन चीज़ों को जो हार्ट की बीमारी की वजूहात हैं उनको अपने लाइफस्टाइल में ज़रबें लगा दी हैं। अच्छा, इसमें खुराक का भी अमल दखल है। कौन कौन सी खुराकें हैं अगर आप मेंशन करें? कुछ तो आपने बता दी। कुछ एक बेसिक रूल है, एनी कैलोरी रिच फूड, ठीक है, खुराकें जिनमें कैलोरीज डेंसली मौजूद हैं, आपको थोड़ी सी खुराक की मिकदार बेतहाशा कैलोरीज दे देती है, वो हैं खुराकें जो बीमारी की तरफ लेती हैं। चावल एक बड़ी सेहतमंद खुराक है। हम जब उसे तड़के लगा लेते हैं तो वो गैर सेहतमंद खुराक। चावल वो जो सादा उबला हुआ राइस है वो सेहतमंद खुराक है, तो तड़का नहीं। जो असल चीज लिमिट करने की सोसाइटी में जरूरत है तंबाकू के अलावा वो चिकनाई है। ऑयल जैसे मसलन में दाल इंतहाई मुफीद खुराक है, हम उसे तड़के लगा के एक गैर सेहतमंद खुराक बना देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की है डॉक्टर साहब ने, क्योंकि खाना सभी के घर में पकता है। चावल बनते हैं तो उसको तड़का लगा दिया जाता है, दाल बनती है तड़का लग जाता है, हलीम बनती है तड़का लग जाता है, निहारी बनती है तड़का लग जाता है। निहारी तो है ही तड़के खाना। और ये है कि अपने खाने जरूर बनाएं लेकिन उसको ऑयल फ्री करने की कोशिश करें। ऑयल फ्री करने की कोशिश करें, कोयलों पे बना सकते हैं, करी की तरह बना सकते हैं। वो करी प्रिपेयर करने के लिए मिनिमम पॉसिबल कुकिंग ऑयल शुरू करें। अभी भी आके हमसे बाज मरीज पूछते हैं कि जी क्या हम देसी घी इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा देसी घी ले लें। नहीं, देसी घी का इस्तेमाल हरगिज़, क्योंकि वो मक्खन को पका के बनाया जाता है और कोई भी ऑयल या चिकनाई पकने से सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। उसकी वजह ये है कि अभी मैं तो अपने घर में बंद कर दूंगी तड़के लगवाना। कुछ हकीम ऐसे हैं जो आजकल लोगों को ये कहते हैं कि आप अपनी खुराक को अपने आप को साफ करो अंदर से, और उस साफ करने के लिए वो दूध में देसी घी मिला के पिलाने के ऊपर जोर दे रहे हैं। ये बड़ा पॉपुलर हुआ है आजकल। बहुत पॉपुलर है। और जहाँ तक दूध का भी ताल्लुक है, वो मैं तो यहाँ तक अपनी कम्युनिटी को बताना चाहूँगा कि अगर आपका स्कूल गोइंग बच्चा फुटबॉल नहीं खेल रहा तो उसे लो फैट दूध पिलाएं। अच्छा, वो कौन सा होता है? लो फैट दूध आप घर में, जिसमें आप घर में भी बना सकते हैं। आपके घर जो अगर ग्वाले का दूध आता है अभी तक, तो आप उसको, अगर वो भैंस का है, हमारा बफलो मिल्क जो है, उसको एक दफ़ा रात कच्चा फ्रिज में रखें, उस पर क्रीम आएगी, क्रीम उतार के उबाल के फिर रखें, मलाई आएगी, वो भी उतार दें, तो वो तकरीबन लो फैट मिल्क जो डब्बे में होता है उसके करीब आ जाता है फैट कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो ओबेसिटी की वबा आ रही है, मोटापे की जो वबा आ रही है, वो पेश खैमा है ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट प्रॉब्लम की वबा के। ठीक है। तो इंटरनेशनली और ख़ास तौर पे हमारे ममालिक में चाइल्डहुड ओबेसिटी इज़ अ बिग हेल्थ इशू। ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम बच्चों की सेहतमंद खुराक पे तवज्जो दें। फ्रिजों में से केक पेस्ट्रियाँ निकाल के फल दोबारा रखना शुरू करें। ठीक है। तो जो हमारे पुराने खाने पीने के तरीके थे उनकी तरफ दोबारा आएं और बच्चों को ग्राउंडों में भेजना शुरू करें, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी एनकरेज करें। ठीक है। एक फिजिकल एक्टिविटी में एक बहुत बड़ा अहम है कि माँ बाप को खुद हिस्सा लेना पड़ता है। ठीक है। अब माँ बाप इतने मसरूफ हो गए हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी कमिटमेंट्स में, कि माँ बाप के लिए खुद आसान है कि बच्चा घर में बैठ के प्ले स्टेशन पे रिलैक्स कर ले, पढ़ाई के अलावा जो टाइम है, क्योंकि अगर वो ग्राउंड में जाएगा तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा माँ या बाप में से भी बच्चे को के साथ ग्राउंड में जाना पड़ेगा देखने के लिए कि वहाँ पे पॉजिटिव एक्टिविटी में है या किसी गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा। साहब मैं पूछना चाहूँगा कि इस वक्त अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान में 3.5 लाख अमवात होती हैं दिल की बीमारियों से जी, और अगर हम देखें तो ज़्यादातर सहूलियात शहरों में तो पाई जाती हैं पर देही इलाकों में नहीं होती। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम देखें
तो ये जो एक और चीज़ जिस तरह आपने बच्चों की बात की, खासकर बच्चों की, वो तो आपने क्लियर कर दी, लेकिन दही इलाकों में हमने देखा या इस तरह आम लोग हम देखते हैं कि उनको सिम्टम्स तो होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो बिल्कुल इसको इग्नोर कर लेते हैं दिल की इन चीज़ों को, कि उनको तो कम से कम इशारा मिलता है। उनको आप क्या कहेंगे? और ये जो फुकदान है गाँव के हवाले से, इसके बारे में उनका क्या ख्याल है? अच्छा जी, बात ये है कि ये जो दही इलाकों में, आप उसे अंग्रेज़ी में टाउन कह लें, छोटा सा कस्बा कह लें, छोटा शहर कह लें, ये एक इंटरनेशनल इशू है कि सेहत की सहूलियात उस मेयार की नहीं होती जितनी कॉस्मोपॉलिटन की शहर की होती हैं। अलबत्ता जो हुकूमती इदारे हैं वो पेशेंट की अर्ली ट्रांसफ़र का इंतज़ाम करते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली ये इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट भी अलामात को रिकग्नाइज़ करे। तो हार्ट की बेसिक अलामात में से एक अलामत ये है कि आपको कोई भी छाती में, बल्कि और छाती के साथ निचले जबड़े तक और दोनों बाजुओं में, इन तमाम हिस्सों में मिलके या अलग-अलग कोई ऐसी अलामात हों जो एक्टिविटी से बढ़ती और आराम करने से ठीक हो जाती हों, तो आपको फ़ौरन अपने मुतल्लिका डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, वो ज़रूरी नहीं कि वो छाती में दर्द हो, वो सांस फूलना भी हो सकता है, वो छाती में दबाव की कैफियत भी हो सकती है, वो छाती में घुटन की कैफियत भी हो सकती है। तो बेसिकली वो अलामत जो चलने फिरने से बढ़े या शुरू हो और आराम करने से ठीक हो जाए, उसके लिए एक 30 से 55-60 साल के मर्द या औरत को में अगर ऐसी अलामात हों। डॉक्टर साहब वापस आएंगे, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, आपसे और भी बहुत सी बातें जाननी है, आप हमारे साथ ही हैं। पब्लिक, अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, फिर वापस आएंगे और डॉक्टर साहब से करेंगे मजीद गुफ्तगू। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साकिब शफी हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब इतने दिल जो है उनका इलाज करते हैं, डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं कभी इनको दिल का मर्ज लाहक हुआ है, क्या ख्याल है? हाँ, मैंने आप जिक्र कर रहा था कि वो जो दिल के अमराज यकीनन वो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा हुआ था, उसका इलाज अब तक जारी है। क्या उसका इलाज हो पाएगा? अच्छा, हाँ, वो बस्तगी रहेगी इंशाल्लाह। वो मजाक की बात हो रही है तो अकबर अल-आबादी का है कि आशिकी कैद शरीयत में जब आ जाती है, जलवा कसरत दिखा जाती है, वो हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि हरमीत का सवाल भी था ब्रेक में, और वो ये है कि अगर छोटे इलाकों में या दूर दराज इलाकों में या अपने घर पे भी आपको कोई दिल का मर्ज हो जाए, कोई अटैक हो जाए, तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए फिर? वो एक तो ये है कि अगर आपको जैसे बताया कि वार्निंग सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे एक्टिविटी पे, भाई आप एक शख्स को देहात में महसूस होता है कि मैं तो 2-3 किलोमीटर आराम से चल लेता था, कुछ नहीं होता था, लेकिन अब हफ्ता 10 दिन से ये होता है कि आधा किलोमीटर भी चलता हूँ, तो किसी भी वजह से कमज़ोरी, ऐसी थकान, दिल का डूबना, छाती में दर्द, सांस के मुझे रुकना पड़ता है, ठीक है। तो ये वार्निंग सिग्नल है कि उसे जल्द अज जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, दिल की बातें चल रही हैं तो एक शेर है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दुआ क्या है। तो आपने कई सारी चीजें बता दी कि ये होना चाहिए, लेकिन एक सेहतमंद दिल के लिए नींद कितनी जरूरी है सर? नींद जो है, जो ये सिर्फ यही बात नहीं है कि नींद कितनी ज़रूरी है, उसका ये भी है कि वो नींद किस किस्म की होनी चाहिए। अच्छा। तो 6 से 8 घंटे 24 घंटे में जो है वो नींद ज़रूरी है, और वो साउंड स्लीप होनी चाहिए, उसमें से 6 घंटे साउंड स्लीप के ज़रूर होने चाहिए। तो वो नींद की कई किस्में हैं, जिसमें एक रेम स्लीप भी है, और भी किस्में हैं। रैपिड आई मूवमेंट उसको कहते हैं कि नींद इंसान को पता नहीं होता, लेकिन नींद के दौरान उसकी आंखें घूमती रहती हैं। तो नींद की काफ़ी फेजेस हैं, स्टेजेस हैं और किस्में हैं। तो उसमें यह है कि जो साउंड स्लीप है वो 4 to 6 आवर्स की एक ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन एक बात जो मैं तमाम लोगों को बताता हूँ, अच्छी नींद आएगी कैसे? ये अहम सवाल है ना। तो अच्छी नींद के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। अच्छे लिए दिमाग या जिस्म में से एक चीज़ का थकना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपका दिमाग और जिस्म थका ही नहीं तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, बिकॉज यू हैव नथिंग टू बी रिफ्रेश्ड।
नींद तो रिफ्रेश होने के लिए ज़रूरी है ना। सही। तो वो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो लोग ख़ास तौर पे हमारी घरेलू ख़वातीन, उनके ज़िम्मे ऐसे काम बहुत कम होते हैं जिसमें उनको कोई मेंटल या फिज़िकल फटीग हो, टायर्डनेस हो। ठीक है। तो ये एक बड़ा अहम टॉपिक से टॉपिक निकल आया कि उनको वॉक के लिए ज़रूर जाना वो चाहिए। तो घर में इतने काम करती हैं ख़वातीन, ये तो वही बात होती है ना, मर्द हज़रात कहते हैं तू घर बैठ के नहीं, उसका मैं बिल्कुल बताता हूँ। मेरे एक उस्ताद ने, बल्कि ये किसी बुक में मैंने पढ़ा था कि फ़र्ज़ करें कि एक शख्स को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है आवाज़ें सुनना। फ़र्ज़ करें, ठीक है, तो घर का काम काज या दफ्तर का काम काज ऐसे है जैसे वो सड़क में चौक पे खड़े होकर ट्रैफिक का शोर सुन रहा है। ठीक है। और बाग में जाके वॉक करना, चाहे वो खातून है या मर्द है, या जिम में जाके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना, पार्क में वॉक करना, ऐसे है जैसे वो मौसीकी सुन रहा है। ठीक है। तो जो जॉब की, चाहे वो एट होम जॉब है चाहे वो एट ऑफिस जॉब है, उसकी एक्टिविटी इज समथिंग पॉजिटिव, इज गुड, लेकिन वो एक पार्क की वॉक को रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। तो ये बड़ा अहम है जानने के लिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और इस तरह की दुनिया की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इस बात को एनकरेज करती हैं कि आप ऑफिस वर्क के दौरान चलें। अगर आपने 2 मंजिल ऊपर जाना है अपने दफ्तर में तो लिफ्ट इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें, चलें फिरें ऑफिस में। लेकिन उसके बावजूद रिकमेंडेशन ये है कि इसके अलावा डेली हफ्ते में 5 दिन 30 से 40 मिनट की, जिसमें 2.5 से 3 किलोमीटर चला जाए, वो सेहत के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि बहुत से डॉक्टर रिकमेंड करते रहे हैं, अभी भी करते हैं, ब्लड थिनर्स, यानी वो जो आपके खून को पतला करते हैं ताकि एक उम्र के बाद आपके अमराज से बचा जा सके। अभी लेटेस्ट कुछ ऐसा है, बाद डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उसका भी नुकसान है, वो मत इस्तेमाल करें। हाँ जी, बिल्कुल है। ये ऑब्वियसली विद रिसर्च एंड एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च और जो होती है वो इंफॉर्मेशन नई आती रहती है, चेंज होती रहती है। उसमें ये है कि जो सिंपलेस्ट ब्लड थिनर यूज़ होता है वो एस्प्रिन है, लो डोज एस्प्रिन। और जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हार्ट की बीमारी का रिस्क है, जैसे तंबाकू नोशी करने वाले, ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़, उनको तो अपने डॉक्टर के मशवरे से एस्प्रिन ले लेनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से, नॉट ऑन ओन। लेकिन जिन लोगों में कोई भी, चाहे वो 50, 55, 60 साल की उम्र के हिस्से में हैं, अगर इनमें से कोई रिस्क फैक्टर ऑपरेशनल नहीं है तो उनको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इससे डेफिनेट ब्लीडिंग रिस्क भी होता है। जैसे एस्प्रिन का एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है मैदे में तेज़ाबियत और अल्सर, छोटे छोटे अल्सर पैदा हो जाना, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। लोगों की आई में ब्लीड हो जाता है। तो इस तरह की जो ब्लीडिंग एपिसोड्स हैं वो हो सकते हैं। तो जिन लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम का कोई रिस्क फैक्टर ही नहीं है, उनका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, वो वॉक करते हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो उनको एस्प्रिन और ब्लड थिनर लेने की। अच्छा डॉक्टर साहब, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके, रूरल एरिया इस तरह की कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, अल्लाह ना करे, तो उसमें हंगामी तौर पर अहले खाना को क्या किया जाना चाहिए? उसमें तो वो यही कर सकते हैं कि एक डिस्प्रिन की एक गोली खिला के उसे फ़ौरन हस्पताल की तरफ ले जाया जाए। ठीक है। हम हार्ट अटैक का जो इलाज है बहुत से सेंटर्स में अभी भी वो ये है कि हम क्लॉट डिज़ोल्व करने वाला टीका लगाते हैं, जिसे स्ट्रेप्टोकाइनेस कहा जाता है। अच्छा। तो आज से 25-30 साल पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर जिस शख्स को हार्ट अटैक हो रहा है आप उसे डिस्प्रिन की एक गोली खिला दें तो उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने डिस्प्रिन भी नहीं ली, अमवात 15% कम हो जाती हैं। अच्छा। तो उस बुनियाद पे डिस्प्रिन को पुअर मैंस स्ट्रेप्टोकाइनेस भी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन वो इलाज काफ़ी नहीं है कि बस आप गोली खा के घर बैठ जाएं। अच्छा। वो इलाज यही है कि आप डिस्प्रिन की एक गोली खाएं और करीबी अपने मेडिकल सेंटर से राब्ता कायम करें ताकि वहाँ पे आपको प्रॉपर आपकी अद्वियात से इलाज शुरू किया जा सके। अगर वो सेंटर पूरी तरह इक्विप नहीं है तो वो आपको इनिशियल ट्रीटमेंट दे के अगले सेंटर भेजने की तैयारी करे। तो एक मेडिकल जगह पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जिनको हो गया आपने उनका इलाज भी कर दिया, स्टेंट भी डाल दिए,
और आपने उनकी या ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है वो भी कर दी, इसके बाद क्या क्या कुछ उनको करने की ज़रूरत है हेल्दी रहने के लिए, और क्या ख़तरा दोबारा भी होता है? यानी ओपन हार्ट बाद लोग कहते हैं एक दफ़ा हो गया तो शायद दोबारा नहीं करवाना पड़ेगा, दोबारा भी खतरा मौजूद होता है? दोबारा भी खतरा मौजूद होता है और ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमने एक सेहतमंद शख्स के बीमारी से बचने के जिन इक़दामात का मुख्तसरन ज़िक्र किया है, वो बीमारी होने के बाद और बीमारी के कामयाब इलाज के बाद उन पे सख्ती से अमल जारी रहना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है। मसलन वही आपने बिल्कुल कहा कि लोग अपनी वही खुश खुराकी में दोबारा मशगूल हो जाते हैं। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी बाईपास ऑपरेशन या स्टेंट के बाद बहुत कॉमन है, बल्कि यहाँ तक है कि बाईपास और स्टेंट डलवाने की बहुत कम लोगों को ज़रूरत होती है। ठीक, हार्ट की बीमारी डेवलप होने के बावजूद बहुत से हार्ट पेशेंट्स का इलाज काफ़ी मुनासिब मिकदार में अद्वियात और हेल्दी लिविंग स्टाइल से किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, अद्वियात और इलाज की तरफ तभी जाया जाए अगर पहले एहतियात ना की जाए। अगर एहतियात घर से ही की जाए, डाइट कंट्रोल की जाए, एक्सरसाइज की जाए, तो बात यहाँ तक नहीं आएगी। डॉक्टर साकिब शफी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अभी वक्त खत्म हो चुका है, इजाज़त लेंगे, पीर को दोबारा हाजिर होंगे। सो पब्लिक, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।